नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। और पक्ष विपक्ष में आज बात करेंगे चार धाम यात्रा की। आखिर कितना काम हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इस बार पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम चार धाम यात्रा परिषद का गठन करने जा रहे हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि नए होम स्टे और होटल्स बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को भी डेवलप किया जा रहा है। चार धाम जाने वाली सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए सरकार इस बार ट्रैफिक प्लान और होल्डिंग एरिया पर विशेष फोकस कर रही है। चार धाम यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित किए जाने को लेकर पूरे चार धाम यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर क्षेत्र के सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां पर मोबाइल पुलिस टीम लगातार गश्त करती रहेगी। चार धाम यात्रा मार्गों समेत जहां भी लैंडस्लाइड होने की संभावना है, वहां पर मैन पावर और मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग का प्रयास रहेगा कि अगर कहीं रास्ता बाधित होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे खोला जा सके। इसके साथ ही यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ उमड़ने पर यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा। इसके तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा रूट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, व्यासी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग समेत अन्य जगहों पर होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों के भीतर ऐसा देखा गया है कि चार धाम के कपाट खुलने के दौरान अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसके चलते यात्रा रूटों पर न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, बल्कि यात्रियों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता है। जिसे देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से इस बार ट्रैफिक प्लान्स और होल्डिंग एरिया को लेकर वृहद स्तर पर रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं 24 अप्रैल को चार धाम यात्रा के तैयारियों की मॉक ड्रिल भी की जाएगी। चार धाम यात्रा से संबंधित सभी विभागों को मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के लिए तमाम तरह के सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें ट्रैफिक जैम, रास्ता बंद समेत अन्य चीज़ें शामिल होंगी। मॉक ड्रिल के दौरान जिलों के रिस्पॉन्स टाइम और उनके कमियों को देखते हुए उसमें सुधार भी किया जाएगा। तो चार धाम यात्रा परिषद का गठन और धाम के आसपास के स्थानों को डेवलप करना, ये तो सरकार की प्राथमिकता में शुमार है, ये सब हो भी रहा है। लेकिन एक अनूठी बात यह भी है कि जो होम स्टे और होटल्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाने के लिहाज से सरकार लगातार काम कर रही है। सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हर 10 किलोमीटर में एक सेक्टर के तहत तैनाती होगी, मोबाइल पुलिसिंग होगी। मतलब कहने का यह आशय है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से यदि रहा तो बहुत आराम से जो भी श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और चार धाम और कितना हुआ काम, यही सवाल और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज अपनी चर्चा को बरकरार हम रखेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधायक आशा नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो वहीं हमारे साथ चार धाम महापंचायत के महासचिव ब्रजेश सती साहब भी जुड़े हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत आशा जी आप ही के साथ करते हैं। देखिए, आपके तो नाम में भी आशा है और ऐसे श्रद्धालुओं को भी बहुत आशा होती है उत्तराखंड में जब चार धाम यात्रा करने आते हैं कि भाई उनको किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। हालांकि उनके मन में आस्था होती है, तकलीफ कुछ होती भी है तो वो उसको दरकिनार करके अपने आस्था के बल पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बतौर सरकार आपकी प्राथमिकता इस बार क्या होगी? क्योंकि एक तो वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अपने आप में दुर्गम है। ऐसे में जो मौसम में बदलाव होते हैं, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं होती हैं, उनको तो आप नहीं रोक सकती। लेकिन जल्दी से उन चीज़ों से निपटने और यात्रा को सुचारू रूप से जारी करने के लिए क्या कुछ नए और विशेष काम इस बार आप करने जा रही हैं? आशा जी। हेलो जी
आवाज नहीं आ रही भाई जी। आशा जी, आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? हाँ अब आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। जी आशा जी, स्वागत है आपका। देखिए, उत्तराखंड के चार धाम यात्रा के ऊपर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके नाम में ही आशा है, श्रद्धालुओं को भी आशा यही रहती है कि चार धाम यात्रा बहुत सुखपूर्वक और सुखद अनुभूति के साथ संपन्न हो जाए। ऐसे में तमाम जो अड़चने हैं, खासकर टोपोग्राफी, वहाँ के क्लाइमेट, वेदर के लिहाज से, उसमें तो आप कुछ नहीं विशेष कर सकती हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए इस बार क्या खास नए विशेष इंतजाम आपके तरफ से सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? आपको पीएन न्यूज के साथ जोड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी हमारे यहाँ पर श्री केदारनाथ जी की यात्रा के लिए लगातार दिव्य और भव्य यात्रा हो, इसके लिए हमने दिसंबर से मीटिंगें करने शुरू कर दी हैं। और जो यात्रा रूट है, चाहे वो केदारनाथ का पैदल मार्ग हो या मोटर रोड हो, एनएच का काम हो, तमाम कार्यों पर संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि सभी कार्य चुस्त और दुरुस्त यात्रा तक हो और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमारे भक्त जनों को जो केदारनाथ आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार यात्रा रूट पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारा प्रशासन और सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस संबंध में बैठकें कर रहे हैं और जनपद स्तर पर भी हम लोगों ने वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण सुझाव लिए ताकि वहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्री को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी सुझावों को शामिल करके हमारे जितने भी उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मिल करके सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हो रही हैं। मुझे लगता है जिस तरह से यात्री गणों का और हमारे भक्त जनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दिव्य और भव्य तीर्थ यात्रा यहाँ पर होने वाली है और केदारनाथ में हर प्रकार से सुविधा जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आशा जी, ठीक है, आपने तो जो बातें कही वो तो प्रयास की ओर आपने इशारा किया है, लेकिन देखिए हर साल ऐसा देखा जाता है कि पिछले साल के रिकॉर्ड टूटने लगते हैं, यानी और संख्या में श्रद्धालु उमड़कर सामने आने लगे हैं। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को हैंडल करने के लिए वह पर्याप्त संसाधन आपके पास हैं, या उस ओर कदम बढ़ाते हुए आप आगे इतने बड़े जनसमूह को हैंडल करने के लिए क्या सक्षम हैं पूरी तरीके से? और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हमारा जो स्थानीय लेवल पे है, चाहे हमारा गस्तमुनि है, गुप्त काशी है, फाटा है, रामपुर है, गौरीकुंड है, त्रियुगी नारायण है, ऊखीमठ है, तमाम क्षेत्रों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी यात्री रह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर होम स्टे बनाए हैं, होटल बनाए हैं और व्यवस्थाएं जुटाई हैं स्थानीय बेरोजगारों ने। तो निश्चित तौर पर यात्रियों की सुविधा के लिए उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, यहाँ के लोगों ने उनके आगमन की जो इंतजारी रहती है 6 महीने तक व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी को भी कोई इस प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। और अभी भी मैं जो हमारा एनएच है, यात्रा केदारनाथ वाला 107 एनएच, उस पे रोड को सुधारीकरण के लिए किसी प्रकार वाहन चालकों को दिक्कत न हो, यहाँ पर आज कार्यक्रम भी चल रहा है। मैं कार्यक्रम से ही आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो सभी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हो, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। ठीक है आशा जी। और देखिए हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी साहब भी जुड़े हुए हैं, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। नैथानी साहब, आप कितना आशान्वित हैं सरकार के इन तमाम प्रयासों से, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा जी भी कह रही हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार उत्तराखंड में चार धाम यात्रा हो, ये बहुत लंबे कई सालों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। आपको लगता है कि जितना परिवर्तन होना चाहिए था, एटलीस्ट व्यवस्थाओं के हिसाब से वह हुआ है, यह सब कुछ कागजी प्रक्रिया है? नैथानी साहब नमस्कार, मैं एपीएन न्यूज का आभारी हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया। शुक्रिया सर। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता के लिए मैं बहन आशा को भी बधाई देता हूं कि वो जीती हैं और केदारनाथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं विधानसभा में जी। उनकी बात भी मैंने सुनी है। देखिए, ये जो हमारी चार धाम यात्रा है,
ये पूरे विश्व में अपना एक अलग अस्तित्व रखती है। जी। पूरे विश्व के लोग हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और बड़ी उम्मीद से आते हैं। और जब कोई अपने घर से बाहर निकलता है तो वो ये मान के चलता है कि मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच पाऊं। ये यात्रा का पहला फंडा होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस धरती में जन्म लिया है और ये विश्व प्रसिद्ध धाम हमारे बीच में है। लेकिन जो यात्रा का सवाल है, यात्रा को कैसे चलाया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन यात्रा में जो हमारे यात्रीगण हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। जो मैंने महसूस किया है कि सरकार के आंकड़े तो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन उन आंकड़ों को अगर हम धरातल पे लाएंगे तभी जाके यात्रा सफल हो पाएगी। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि 4 धाम यात्रा में जो बैठक की जाती है, उस बैठक में अभी आशा जी कह रही हैं कि हमने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मेरा इसमें ये समीशन है कि जब ये मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता होती है तो उसमें विपक्ष के लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए। वहाँ के स्थानीय जो विधायक रहे हैं या जो वहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री टेम्पल कमेटी के जो पदाधिकारी रहे हैं, जिन्होंने उस चीज को साक्षात देखा है और झेला है जी, तो उनके दिमाग में भी कुछ बातें होती हैं जिससे कि समाधान निकलने का सबसे प्रबल माध्यम बन सकता है। तो ये जो बैठक है, इस बैठक में केवल सत्ता पक्ष के ही लोग अपनी बात करते हैं, इसमें विपक्ष को शुमार नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि यात्रा में जो पिछली बार हुआ, उस यात्रा में जो हमने देखा, मैं तो प्रतिवर्ष ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा निकालता हूँ जी। पूरे उत्तराखंड में जाती है, 10,500 किलोमीटर की यात्रा करती है और उस यात्रा में यमुनोत्री घाटी भी सम्मिलित होती है, केदार भी, बद्रीनाथ भी और गंगोत्री भी। उस दौरान जो हमने देखा है कि सरकार तो ये दावा करती है कि हम सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन 2 धाम हमारे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आती है। एक तो यमुनोत्री में आती है, पैदल है। दूसरा केदारनाथ जी में आती है, वहाँ पैदल है। ओके। अब वहाँ पर आप अगर यमुनोत्री के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे एक तो जो आने जाने का जो रास्ते का सवाल है, घोड़े, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो यात्री चलता है और जो घोड़े खच्चर वाले चलते हैं, डंडी कंडी वाले चलते हैं, पैदल चलते हैं, सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हो जाते हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं। कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो एक तो इस पे अपनी बात करनी चाहिए। इतने वर्ष हो गए, हम भी सत्ता में रहे उस समय, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो उस समय तो पूरा डिजास्टर ही हो गया था। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, पूरे रास्ते बनाने का सवाल था, लेकिन फिर भी यात्रा चलाई। और आज स्थिति ये है कि इनकी सरकार को आज पूरे काफी समय हो गया है, 8 वर्ष हो रहे हैं यहाँ पे, और उस दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिवर्ष ये जो ढोल पीटने की बात आती है, ये गलत है। मेरा मानना ये है भाई साहब कि इस यात्रा के लिए एक परमानेंटली जो है एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि टेम्पररी व्यवस्था हो, जब यात्रा चले तब मीटिंग करो, जब न चले उसके बाद बाइंड अप कर दो। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप नेतानी साहब। और देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से तो बहुत सारी चुनौतियां हैं ही उस राज्य में। बहुत है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। ब्रजेश सती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप महासचिव हैं 4 धाम महापंचायत के। सती साहब, आप देखिए, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से, और आप चूंकि इन चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं, एड्रेस भी करते हैं, और चीज़ों को आप देखते भी हैं, समझते भी हैं, आपको लगता है क्या 8 साल जो सरकार को अब वक्त भी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन का वहाँ पर, क्या उन 8 सालों में आपको जितनी अपेक्षाएं थीं या एक आम आदमी को जितनी अपेक्षाएं होती हैं वह सारा काम हो चुका है, या फिर अभी उसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है? पेपर्स में हर कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या धरातल पर उतना उतरता भी है? देखिए, जो है ये जो यात्रा है ये केवल आज नहीं, उत्तराखंड बनने के बाद नहीं हो रही है। ये यात्रा अनादिकाल से हो रही है। और ये यात्रा तब से हो रही है
मतलब यानी मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि 5,500 वर्ष पहले हम जाए तो पांडव यहाँ पर आए थे और उसके जो है आज भी साक्ष्य हैं, चाहे वो मंदिरों का पुनर्निर्माण की बात हो या आगे के वर्षों में जो है भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य के बाद से जो यात्रा और तेजी से हुई है। और उत्तराखंड के जो ये 4 धाम हैं ये भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल विशिष्ट हैं, और जैसा कि भारत में शायद ही अन्यत्र कहीं ऐसे व्यवस्था होगी कि जहां पर 6 महीने देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है और जहां 6 महीने नर के द्वारा पूजा की जाती है। 60 मासे पूज्यते देवा 60 मासे मानव स्थिता, मैंने दूसरा कहीं भी विश्व में इस ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि नर भी पूजा करते हैं और देवता भी पूजा करते हैं। ये भौगोलिक स्थितियां थी। और यात्रा जो है ब्रिटिश काल में भी हुई है, मुगल काल में भी हुई है, देश की आजादी से पहले भी हुई है, देश की आजादी के बाद भी हुई है, उत्तर प्रदेश के दौर में भी हुई है और उत्तराखंड के दौर में भी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और लखनऊ से देहरादून के सफर तय करने के 25वें वर्ष में अगर हम किसी निष्कर्ष पर निकले तो सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकारों की केवल जो है औपचारिकताएं रही है, गंभीरता कम दिखी है इस यात्रा को लेकर के। यात्रा काल 6 महीने होता है और उसमें से भी इस यात्रा काल को अगर हम देखें तो इसके तीन काल होते हैं। पहला ग्रीष्म काल, जिसको हम प्रथम चरण कहते हैं, जो कपाट खुलने से लेकर के बरसात के पहले तक का होता है। अमूमन मई से जून का ये पीरियड होता है। 50 दिन 55 दिन 60 दिन मैक्सिमम इसको मान सकते हैं। बीच का जो द्वितीय चरण होता है वो यात्रा की दृष्टि से बहुत रिलैक्स पीरियड जिसको हम कह सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है यात्रा नहीं होती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि उस दौरान भी यात्रा हो रही है। और जो अंतिम तीसरा फेज होता है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक होता है। पिछले कुछ वर्षों की हम स्टडी करें तो अब जो तीसरा फेज है उसमें भी यात्रा का फ्लो बढ़ा है। और हम पीछे अगर स्टडी करें 3-4 सालों की कोविड के बाद का, तो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन उस हिसाब से यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हम उस हिसाब से तैयार नहीं हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि 4 धाम यात्रा को लेकर के सरकारी स्तर पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट तो हो रहे हैं, नए प्रयोग, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। जैसे एक बात पिछले कुछ सालों से ये नया कंसेप्ट चला है कि यात्रियों के पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण। यात्रा पहले भी होती है शायद कहीं भी भारत के किसी भूभाग। सतीश साहब, फिर शुरुआत आप ही से करते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। और आगे आने वाले अभी के समय में जब यात्रा शुरू होने वाली है तो क्या उन चैलेंज से निपटने के लिए सरकार तैयार है जैसा वो कह रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सतीश साहब? देखिए, मैंने कहा भी था कि कुछ अव्यावहारिक चीजें सरकारी स्तर पे की जा रही है जिसको इग्नोर किया जाना चाहिए। जैसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है एक नया कंसेप्ट आ गया था कि जो यात्री आएगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरे, जिसकी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का जैसा जो बाहर के राज्यों से जो आएंगे वाहन चालक आएंगे, उनको एंडोर्समेंट की परीक्षा देनी होगी ये। और इसमें से भी एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि 50 वर्ष की उम्र के जो पार लोग हैं उनकी जो है जांच की, मेडिकल चेकअप की बात की जा रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार या शासन तंत्र को कि ये जो हमारे 4 धाम है, यहाँ जब लोग आते थे पुराने समय में, हमने सुना हुआ बचपन से कि यहाँ जो है लोग जीवन के अंतिम चरण में आते थे और घर से विदा लेके आते थे और घर के लोग भी उन्हें बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि देके बड़े धूमधाम से उनको मोक्ष के लिए विदा करते थे कि मैंने 4 धाम यात्रा गए हैं तो मैंने मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। इस तरह की जो एक सोच होती थी कि मैंने लास्ट मोमेंट में ही आदमी यात्रा के लिए जाता था। तो ये यात्रा के तो ये स्थल ऐसे हैं कि जो मोक्ष के लिए आते थे। अब आपने जो है उम्र की लिमिटेशन भी कर दी है कि 50 साल की उम्र वाले का जो टेस्ट और ये सब, तो जितनी भी ये चीजें की जा रही है प्रयोग के तौर पर, सारी ये अव्यावहारिक है। मेरा तो ये कहना है कि इस तरह के तकनीकी पेचों में फंसने के बजाय हमें ध्यान देना चाहिए। केवल इस समय जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्राउड मैनेजमेंट का है, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। अब क्राउड मैनेजमेंट के लिए सबसे एक जो बैरियर मैं मानता हूँ वो है जाम की स्थिति लगेगी। और जाम की स्थिति लगने के कारण सबको पता है, ऐसा नहीं है कि किसी से छिपी हुई है। हरिद्वार से शुरू हो जाती है, आप हरिद्वार से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कोडियाला शिवपुरी के बीच में जो रिवर राफ्टिंग का एक नया जो है सेंटर डेवलप हुआ है,
उसी पैच में सबसे ज्यादा जो है जाम की स्थिति होती है। और जब जाम की स्थिति और हो इसी जाती से है, सतीश साहब निपटने के लिए ना सरकार तमाम ब्लूप्रिंट बना रही है। वही वाला बात फिर से हो जाता है कि धरातल पर कितना उतरेगा। नैथानी साहब देखिए, सतीश साहब जिस ओर इशारा कर रहे हैं वह आप भी सुन रहे हैं और नौटियाल, आशा नौटियाल जी भी सुन रही हैं। इसलिए चूंकि आशा नौटियाल जी सरकार में हैं, एक मिनट आते हैं सतीश साहब। आशा जी देखिए, आपने भी सारी चीज़ों को सुना है। विपक्ष की एक मांग यह भी रहती है कि भाई जब आप बातचीत करते हैं तो हमारे को भी तो आप शामिल कर लीजिए, सजेशन लेने में क्या जाता है। एक तो उनके ये क्वेश्चन है, और जिस ओर सतीश साहब इशारा कर रहे हैं कि भाई जो सारा चीज़ें आप बयां कर रहे हैं वो हकीकत, ज़मीनी हकीकत में कब तब्दील होगी, अदरवाइज सब अव्यवहारिक ही सा लगता है और रह जाएगा। आशा जी, हमारी पूजा पद्धति है, हम बिना पूजा के, बिना भगवान को, बिना गणेश जी को याद करे हुए अपने घर हो चाहे बाहर हो कोई काम शुरू नहीं करते। तो जहाँ पर 24 करोड़ 45 लाख का काम प्रारंभ हो रहा हो, वहाँ पर निश्चित तौर पर ये अगस्त मुनि की जनता के लिए बधाई भी है। और आज के इस देवभूमि में ये पुराना देवर है, यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। भगवान इस कार्य को समय पर पूरा करना, और जो हमारे लोग, जो यात्री बाहर से आने वाले हैं, उनको लगे कि हम केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसलिए नहीं, आप जो बातें कह रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सजेशन देने की बात है और जो अमली जामा पहनाने की बात है, कुछ जो फैसले हैं, गाइडलाइंस है, वो उतने ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। इन तमाम चीज़ों को भी क्या आप कंसिडर कर रहे हैं, या एक दिशा में एक रूपी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? कानपाल जी हैं, उनके क्षेत्र में बहुत ही दूरस्थ से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। 1 करोड़ के लगभग के मिनी स्टेडियम के ग्रामीण क्षेत्र में भूमि पूजन हुआ, उस पर भी लोगों ने टिप्पणी करी। तो मैं जब लगातार देख रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक यहाँ पर संगठन ऐसा बना हुआ है जिसका मैंने तो उसका नाम ये रखा कि विकास रोको संगठन। ठीक है, अब देखिए सतीश साहब, एक क्लोजिंग कमेंट अब आप भी दे दीजिए। देखिए, आपके जो सुझाव थे और आपके वो जो आप विचार व्यक्त कर रहे थे, उसको हमने बीजेपी के विधायक से भी पूछा। अब आप उनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं, नहीं हैं, वो आप भी बता दीजिए। और क्या आपको लगता है आने वाला है जो 4 धाम यात्रा शुरू होने वाला है, इसमें वो सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरा जाएगा, या इस बार भी वही कहा कुछ गया किया कुछ गया? देखिए, उन्होंने अपनी सरकार का पक्ष रखा है। हमें तो अपना जो तीर्थ पुरोहित हित है या अन्य लोगों का, जिनके जो मैंने माणा से लेकर के जो मद्रास तक का है ना, चेन्नई से लेके चमोली तक जो लोगों का अपना व्यवसाय जुड़ा हुआ है, ये 6 महीने के में ही सब पूरा आर्थिकी लोगों की जो है जुड़ी हुई है। तो हमारा तो यही मानना है कि सरकार बेहतर से बेहतर यात्रा प्रबंधन करे। जो यात्री, हमारी अभी पर्यटन सचिव से भी बात हुई है और हमारा यही निवेदन था कि जो यात्री यहाँ आ रहा है उसके दर्शनों की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी यात्री बिना दर्शन के न लौटे, या तो संदेश लेके जाए। अतिथि देवो की परंपरा जो है हमारी वो है। अब देखना है कि मीटिंग और एसी कमरों में या यहाँ देहरादून में बैठ करके जो मीटिंग हुई है उसका निष्कर्ष तो अब जब यात्रा का पीक सीजन होगा तब फिर वो ग्राउंड पे सारी सही कह रहे हैं आप सतीश साहब। और देखिए, हर एक आम श्रद्धालु, आम इंसान यही सोचता है कि भाई जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उतना बड़ा ना भी हो तो कम से कम छोटा हो, लेकिन उनके पक्ष और हित में हो, फायदे में हो। अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा? यात्री यहाँ सुविधाओं का उपभोग करने नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कह दिए। अब एक क्लोजिंग कमेंट, नैथानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री प्रसाद नैथानी साहब। देखिए, आपने तमाम पक्षों की बात सुनी है नैथानी साहब। अब एक्चुअल में लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया है, और आपको लगता है इस बार के लिटमस टेस्ट में सरकार पास हो पाएगी, या फिर जो कुछ कहा गया है वो सब कुछ ज्यादा कहा गया है? नैथानी साहब, देखिए, ये तो सब बोलने की बातें हैं। हाँ, सामने जो फैक्ट है, जब यात्रा शुरू होगी तभी देखा जाएगा। लेकिन नेक्स्ट चल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछली बार जो यात्रा हुई है वो बहुत वर्स्ट रही। उसमें बहुत गलत मैसेज गया हमारे प्रदेश का लोगों के बीच में। और जो इस समय हम चाहते हैं तो उसमें हमारा कहना यह है कि प्रभारी मंत्री भी वहाँ पे रहें, पर्यटन मंत्री भी मॉनिटरिंग पे रहें, मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि ये यात्रा केवल एक 4 धामों की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो पूरे विश्व में हमारे प्रदेश की छवि ऐसी नहीं जानी चाहिए कि साहब वहाँ
वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उस रूप को मानते हुए एक तो जो पंजीकरण है वो कैंसिल होना चाहिए, पहले जैसे यात्रा चलती थी वैसे चलती रहे, क्योंकि इसमें बहुत यात्री को भटकना पड़ता है। करेक्ट। दूसरा, जिला प्रशासन को जितने हमारे होटल्स हैं चारों धामों के रूट्स पे, उन होटल्स को पूरे पहले से ही अलर्ट कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारे यहाँ यात्री आए, मान लो बारिश हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, तो रहने के लिए यात्री कहाँ भटकेगा। तो होटल मालिकों से, होटल एसोसिएशन से हर जिले की जिला प्रशासन को वार्ता करनी चाहिए। और बाद में मैं ये चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। कि इसमें जो व्यवस्था है, जो मेन जो जैसे यमुना घाटी में हमने देखा और केदार घाटी में जो सीतापुर से और सोनप्रयाग तक की रोड है, उसको अगर ब्रॉड किया जाए तो वहाँ पे जो सैलाब बनता है, लोगों का प्रेशर बनता है रोक रोक करके, तो पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा उसको झेलना पड़ता है। जिला प्रशासन अपना आराम से बैठा रहता है। ठीक है, मतलब जो की पॉइंट्स है, आपका कहने का मतलब है उनको नोट किया जाए, जहां पर बॉटल नेक हो जाता है, जाम हो जाता है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। कहने का एक बार यही मतलब है कि बहुत सारी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो कर दे तो यात्रा सुगम हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें पेपर पर करने बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। बात हम उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की तैयारियों की कर रहे थे और अब एक्चुअली में 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी और सब कुछ कितनी तैयारी सरकार ने की है ये सामने आ ही जाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि जनता को कोई परेशानी ना हो और जनता जिस पर्पस के लिए वहां पर यात्रा के लिए आते हैं उनको वही सुकून प्राप्त हो। पक्ष विपक्ष में बस इतना ही। नमस्कार।